एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज पहली बार हम लाइव मिल रहे हैं इतने दिनों में, और आपने मेरी आवाज़ को तो सुना होगा, लेकिन आज मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो दोस्तों, हम आज एक नया अधिनियम देखेंगे जिसका नाम है किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो यह है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो देखते हैं इसके बारे में। अधिनियम का नाम किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिली थी इसे 31 दिसंबर 2015 को प्राप्त हो गई थी। अधिनियम 15 जनवरी 2016 से लागू हो गया। इस अधिनियम के उपबंध ज़रूरतमंद बालकों के देखरेख और संरक्षण तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे। मतलब जो भी बच्चे विधि का उल्लंघन करते हैं उनसे संबंधित जितने भी मामले आते हैं उन सभी में ये लागू होंगे। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास, शास्ति मतलब दंड या कारावास, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना आदि अधिनियम का उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य है खाली सज़ा देना ही नहीं है, यानी कि गिरफ्तारी भी करना है, दंड भी देना है, कारावास देना, और पुनर्वास और समाज में मिलाना भी है। मतलब अगर वो कोई व्यक्ति सज़ा या कारावास काट कर आता है तो उसके बाद समाज में भी उसका पुनर्मिलन कराना है, इसका उद्देश्य अधिनियम का। देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बालकों के पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, समाज में पुनः मिलाना आदि आता है। इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों के सर्वोत्तम हित में बृहत दृष्टिकोण अपनाते हुए उसका विकास, उपचार और मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना है। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है तो ये हम देख रहे हैं। आगे इसमें है अधिनियम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो धारा 2 में दी गई हैं। तो इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, तो वो जो धारा 2 में दी गई हैं, ठीक है। जैसे बालक है, ठीक है, बाल गृह क्या है, बालक न्यायालय क्या है, चाइल्ड्स कोर्ट, तो इन सब के बारे में जो दिया गया है वो धारा 2 में ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किशोर न्यायिक बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसका जो प्रावधान किया गया है वो धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। तो किशोर न्यायिक बोर्ड राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना करेगी, ठीक है। किशोर न्यायिक बोर्ड की राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना करेगी, ठीक है। तो इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में यह बोर्ड उनके कृत्यों को एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा। मतलब अपने कृत्यों को और शक्तियों का प्रयोग करेगा ये जो बोर्ड होगा, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिनके पास कम से कम 7 वर्ष तक बालकों के संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी जानकारी होगी, ठीक है, इस बोर्ड के अंतर्गत, किशोर न्यायिक बोर्ड के अंतर्गत। ऐसा कोई बालक जिसे अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया है और उसका जांच एवं विचारण शुरू है और तब 18 वर्ष का पूरा हो जाता है तो भी उसे किशोर ही माना जाएगा। धारा ये 5 कहती है, ठीक है। अगर अपराधी के रूप में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और उसका जांच और विचारण शुरू है और तब वह 18 वर्ष का पूरा हो जाता है तो भी उसे किशोर ही माना जाएगा, ठीक है, उसे वयस्क नहीं माना जाएगा। आगे बोर्ड की शक्तियां हैं और कृत्य और उत्तरदायित्व हैं। तो बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में सभी कार्रवाइयों को अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति होगी, ठीक है, ये धारा 8 कहती है।
आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया गया है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में। तो ये प्रक्रिया क्या है? तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे विशेष पुलिस बल एकक या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। ये धारा 10 प्रावधान करती है। गिरफ्तार बालक को यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। जो बोर्ड बनाया गया है तो उस बोर्ड के समक्ष 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाएगा किशोर न्यायिक बोर्ड के अंतर्गत। किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई बालक कोई भी कुछ काम करता है तो उसको हवालात में या जेल में नहीं रखा जाएगा, उसको किशोर न्यायिक बोर्ड में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत भेज दिया जाएगा। जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा गया है उसकी जिम्मेदारी ऐसी होगी जैसे उसके माता पिता की होती है। ठीक है, कोई उसके साथ शोषण नहीं करेगा। यदि बोर्ड की यह राय है कि माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का प्रभार लेने के लिए उपयुक्त है तो बालक को उसके पास रहने दिया जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जब बालक ने जमानतीय या अजमानती अपराध किया है तो उसे प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा उसे। आगे इसमें क्या प्रावधान किया गया है? बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में उसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड द्वारा अपराध के लिए उसकी मानसिक या शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, उसका प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। आगे बालक न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया गया है उसे 21 वर्ष की आयु का होने तक जेल स्थानांतरित कर दिया जाए। ये भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत विधि के अधीन उल्लंघन करने वाला कोई बालक जब किसी विशेष गृह, संप्रेषण गृह आदि से भगोड़ा हो जाता है तो उसे पुनः पकड़कर उसी गृह में रखा जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर कोई बच्चा अगर किसी भी सुधार गृह में रखा गया है तो वहाँ से अगर भाग भी जाता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, उसी गृह में दोबारा पकड़ कर रखा जाएगा। भगोड़े बालक पर कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसमें क्या प्रावधान दिया गया है? उसमें राज्य सरकार, जो राज्य सरकार होती है किसी भी राज्य की, प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का गठन करेगी। ठीक है, बाल कल्याण समिति का गठन कर सकती है, ये धारा 27 कहती है। बाल कल्याण समिति एक में जो होगा, एक तो अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। मतलब टोटल जो सदस्य होंगे वो टोटल जो होंगे मेंबर वो 5 लोग होंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। समिति में कम से कम एक सदस्य महिला भी होंगी। ये भी प्रावधान किया गया है कि महिलाओं का होना भी जरूरी है, 5 में से एक का। 4 सदस्य हैं उनमें से एक। समिति में एक सदस्य बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। ठीक है, समिति में राज्य सरकार द्वारा एक सचिव नियुक्त किया जाएगा, एक सचिव भी इसमें नियुक्त किया जाएगा। समिति के सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कम से कम 7 वर्ष तक के बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों का अनुभव हो। किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें है देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया। तो क्या प्रक्रिया दी गई है इसमें? देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, धारा 3 कहती है। तो क्या क्या है? किसी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस एकक या बालक कल्याण पुलिस के अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी या श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा
किसी लोक सेवक द्वारा, किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन या अभिकरण द्वारा, जैसे कि बचपन बचाओ अगर आदि जो एक गैर सरकारी संगठन है। बालक कल्याण अधिकारी या परिवीक्षाधिकारी द्वारा, किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, स्वयं बालक द्वारा, किसी नर्स, डॉक्टर, नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबंधक द्वारा 24 घंटे की अवधि के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। समिति जांच द्वारा ये समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाया गया बालक देख रेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद है तो निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगी। क्या क्या आदेश पारित कर सकेगी? बालक के देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद होने की घोषणा, दीर्घकालिक या अस्थायी देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति के पास बालक को भेजना, पोषण देखरेख का आदेश आदि। अनाथ और परित्यक्त बालकों को समिति दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी। 2 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए घोषणा उनके पेश किए जाने के 2 माह के अंदर तथा 2 वर्ष के अधिक आयु वालों के लिए 4 माह के भीतर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसमें है पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना। तो समाज में पुनः मिलाने के लिए इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये धारा 39 के अंतर्गत कहा गया है। किसी भी बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या खुले आश्रम का प्राथमिक कर्तव्य है कि बालक को वापस अपने घर के लोगों के लिए से मिलाए। ठीक है, मतलब अगर कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति तो उसको सज़ा देने के साथ साथ उसका समाज में, और सज़ा काटने के बाद तो उसका समाज में पुनः मिलाना भी इसमें अधिनियम में इसमें प्रावधान किया गया है। किसी बालक को घर के लोगों के पास वापस ले जाने में घर के लोगों में शामिल हैं माता पिता, दत्तक माता पिता, पोषक माता पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति। बालक देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, अन्यथा 1 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 41 कहती है। आगे है संस्था के रजिस्ट्रीकरण की मान्यता 5 वर्ष तक होती है। राज्य सरकार बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिला बाल संरक्षण एकक के माध्यम से पोषण प्रदान करेगी। संप्रेषण गृह ऑब्जर्वेशन जो होम होता है, राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिले में संप्रेषण गृह स्थापित करेगी और उनका रखरखाव करेगी। जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को अस्थायी रूप से रखने एवं उसकी देखरेख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष गृह क्या है? स्पेशल होम। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विशेष गृह स्थापित करेगी और उनका रखरखाव करेगी। आगे देखते हैं इसमें क्या है। विशेष गृह में ऐसे बालकों को रखा जाएगा जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है, फलस्वरूप पुनर्वास के लिए अपेक्षित हों तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है। सुरक्षित स्थान क्या है? प्लेस ऑफ सेफ्टी। राज्य सरकार राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी। सुरक्षित स्थान में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है या शुद्ध दोष ठहराया गया है, रखा जा सकता है। बाल गृह चिल्ड्रंस होम्स का राज्य सरकार प्रत्येक जिले में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बाल गृह स्थापित करेगी और उनका रखरखाव करेगी। बाल गृह में बालकों को देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बालकों को रखने के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक अधिनियम में इसमें और एक बात कही गई है, दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन। दत्तक ग्रहण क्या है? दत्तक ग्रहण जो है अनाथ बच्चे हैं या परित्यक्त बच्चे और अभ्यर्पित सरेंडेड जो हैं, तो बालकों के लिए परिवार के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। धारा 56 के तहत अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा दत्तक ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, अधिनियम के अधीन जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत दत्तक ग्रहण किया जाएगा। क्या क्या नियम है?
एक नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण धर्म को बिना विचार में लिए किया जाएगा। इस अधिनियम की कोई बात हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार किए गए बालकों के दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी। दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी। कोई एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति एक बालिका का दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता है। जिस तारीख को दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक दत्तक माता पिता का बालक हो जाएगा। ठीक है, ये दत्तक ग्रहण है, एडॉप्शन, किसी को गोद लेना जो कहते हैं आम भाषा में। ठीक है, दत्तक माता पिता बालक के इस प्रकार माता पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता पिता ने बालक को पैदा किया है। तो ये तत्व था दत्तक ग्रहण से जुड़े हुआ कुछ प्रावधान, कैसे कैसे लिया जाएगा और किनको ये अनुमति दी गई है दत्तक ग्रहण करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और है, बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध। कौन कौन से अपराध हैं बालकों के विरुद्ध जो होते हैं? बालक के किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार, पत्रिका, दृश्य श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। ये धारा 74 कहती है, मतलब अगर कोई किसी को भी कोई सजा दी जाती है तो उसकी पहचान, उसकी प्राइवेसी रखी जाएगी। अगला है इसमें, अपराध का प्रकटन करने वाला व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। जो कोई बालक पर वास्तविक नियंत्रण रखता है और तब बालक पर क्रूरता करता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या 1 लाख रुपए तक जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। ठीक है, कोई बालक पर अवास्तविक नियंत्रण रखता है, बालक पर क्रूरता करता है तो वैसे कारावास से अपने बच्चे को भी अगर कोई मारता है तो 3 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन से बालक को नियोजित करता है वह 5 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन से बालक का अंग विच्छेद करता है वह न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। किसी बालक को मादक द्रव्य, तम्बाकू, ड्रग्स इत्यादि देना 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय है। जो कोई नियोजनकर्ता बालक को बंधुआ के रूप में रखेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा या कठिन कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और 1 लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। शारीरिक दंड है, किसी बालक देखरेख संस्था का भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी को शारीरिक दंड देगा वह प्रथम दोष सिद्धि पर 10,000 रुपये के जुर्माने से और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 82 कहती है। वैकल्पिक दंड, जहाँ कोई ऐसा अपराध घटित हुआ है जो इस अधिनियम और किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है तो अपराधी ऐसी विधि के अधीन दंड का भागी होगा जो मात्रा में अधिक है। ये धारा 88 का प्रावधान करती है। इसमें कुछ विविध हैं। समिति या बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति जैसे आदेश से 30 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा। धारा 101 के तहत जघन्य अपराध में बोर्ड आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय के समक्ष होगी। उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी आवेदन पर किसी भी समय किसी समिति, बोर्ड या बालक न्यायालय के आदेश की वैधता या औचित्यता के संबंध में पुनरीक्षण कर सकेगा। ये धारा 102 के तहत प्रावधान किया गया है। 2018 में भी इससे जुड़ा हुआ एक मामला आया था। ठीक है, और तो उसमें कहा गया है कि जो जिला अधिकारी है उसको किसी भी बच्चे को पुनर्वास के करने के लिए पूरी शक्ति प्रदान की गई है डीएम के लिए। तो ये बालकों से जुड़ा अधिनियम था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।